वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर का पेपर सेकंड। अभी तक हमने पेपर फर्स्ट से कुछ वीडियोस देखी है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर सेकंड, ताकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहें और आपका फटाफट सिलेबस जो है कंप्लीट हो पाए। कंप्लीट सिलेबस इस बार हम यूट्यूब पे नहीं कराएंगे और आपको कंप्लीट सिलेबस करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस में क्वेश्चन, सारी चीज़ें करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, सब कुछ अगर आपको पाना है, आपको अपना 5th सेमेस्टर बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो आपको हमारा अथर्व बैच ज्वाइन करना होगा जो बीएससी फर्स्ट से लेके 1st, 3rd और 5th सारे सेमेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। और आप इसे हमारे जो है प्ले स्टोर से जाके लेट्स स्टडी इंडिया नाम का आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा लेट्स स्टडी इंडिया के नाम से। आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप हमारा कोर्स जो है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में ये कोर्स परचेस किया तो ये 699 का जो नंबर है ये आपको 500 में मिलेगा, मतलब कि आपको 199 का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग के टॉप 1000 स्टूडेंट के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी करिए, फटाफट ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और 1 सितंबर से यहाँ पे क्लासेस आपको रेगुलरली मिलेंगी। और इसी के साथ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके डीएनए के बारे में। क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला यूनिट है वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि आखिर जेनेटिक मटीरियल क्या है, क्यों हमने डीएनए को ही जेनेटिक मटीरियल माना। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में आप थोड़ा प्रीवियस में जाओ, हिस्ट्री में जाओ, तो हमको नहीं पता था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे कैरेक्टर्स को हमारे यंग नेक्स्ट जनरेशन में पास करती है। लोगों को लगता था कि बॉडी में मेनली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। चार मेन जो है बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स में से कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरीज दिए। उसके हिसाब से हमें पता चला कि आखिर डीएनए क्या है या डीएनए की कैसे चीज़ें हुई थी। तो डीएनए की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के पहले, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि आपका पहला टॉपिक जो है वो डीएनए की हिस्ट्री है, कि पहले बार जब WBC के सेल्स में डीएनए के बारे में जाना गया, उसके बाद से लेके वॉटसन क्रिक का जो मॉडल आ गया, वहाँ तक डीएनए की हिस्ट्री क्या रही, ये आपका पहला टॉपिक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पढ़ाऊंगी। पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में डीएनए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट समझेंगे, हिस्ट्री वाली चीज़ें, और उस ताकि मैं आपको बार बार जब डीएनए कहूँ या डीएनए के बारे में बताऊँ तो आपको इन्फॉर्मेशन हो कि एक्चुअल में डीएनए होता क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है। जब हम वॉटसन क्रिक की मॉडल को समझेंगे तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ, डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये मॉडल बनता है। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए होता क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। अभी तक आपने डीएनए पढ़ा हुआ कि डीएनए क्या होता है, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, डबल सर्कुलर होते हैं, बेसिक क्लासों में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये बना किन किन चीज़ों से होता है। अगर हमें कहा जाए कि आपको डीएनए बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर डीएनए को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें समझने के साथ साथ हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी समझेंगे। क्यों A और T के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, क्यों G और C के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, AT क्या है, GC क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ डीएनए। तो डीएनए का वर्ड जैसे ही दिमाग में आता है तो आपको इसका फुल फॉर्म स्कूल में पूछा जाता था कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। डीएनए को कहा जाता है इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। और दूसरी इसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि देखिए, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, आपने जेनेटिक्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपके हम भाई बहन एक दूसरे से बहुत सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी होती हैं। हम सारे ह्यूमंस एक दूसरे से समानता दिखाते, दोनों की आँख यहाँ पे, दोनों के हाथ यहाँ पे लगे हैं, दोनों के पैर यहाँ पे लगे हैं, दोनों के हाथ में उंगलियाँ ऐसी हैं, अरेंजमेंट ऐसी है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है। अब आखिर डीएनए के सेम होने में और हमारी बॉडी सेम होने में क्या सिमिलरिटीज़ है, आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है ये करता है ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एमआरएनए।
ट्रांसक्रिप्शन से बनता है mRNA और इसी mRNA से होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। ट्रांसलेशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब जैसा आपके पास डीएनए होगा उसी के अनुसार आपके पास एमआरएनए बनेगा और जैसा एमआरएनए होगा वैसा आपके साथ प्रोटीन होगा। जैसे कहते हैं कि जैसा परिवार होगा वैसे तो संस्कार मिलेंगे और जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे हम होंगे। तो उसी तरीके से जैसा डीएनए होगा, डीएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको रीड करके हम लोग क्या बनाते हैं? एमआरएनए बनाते हैं और इस एमआरएनए के इन्फॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन बनता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप किसी सीक्रेट एजेंसी वाले वर्क को समझिए या फिर मान लो कि कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो वहां पे क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसको किसी कोड के फॉर्म में जो है कंप्यूटर इनपुट करता है और उससे जब हमें आउटपुट करता है तो उस कोड को फिर से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। तो डीएनए भी एक प्रकार का कोड समझ लीजिए, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है जो कि हम नहीं समझ सकते। इस इंफॉर्मेशन को कुछ प्रोटीन रीड कर पाते हैं, उस प्रोटीन की रीडिंग की हेल्प से हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं और इस एमआरएनए से हम आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द योर बॉडी। प्रोटीन से ही तो मिलके मोस्ट ऑफ द बॉडी के पार्ट्स बने हैं और प्रोटीन ही जो है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल से, जैसे हमारी नाक हमारी मम्मी जैसी है तो नाक के फॉर्मेशन में प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन की फोल्डिंग होगी वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे आपके जो है आई के लिए जो प्रोटीन होगी उसकी फोल्डिंग जैसी होगी वैसे आपका प्रोटीन बनेगा और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा आपकी बॉडी में फंक्शन होगा। तो कुछ लोग बड़े होते हैं तो सब लोग कहते हैं कि इनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, तो सब लोग कह देते हैं कि अरे इनकी मम्मी पापा दोनों लोग अच्छी हाइट के, तो बच्चा तो अच्छी हाइट का होगा ही। कभी कभी होता है कि अरे यार ये बहुत छोटा हो गया, ये ज़्यादा इसकी एज हाइट नहीं बढ़ेगी, तो लोग कह देते हैं कि अरे मम्मी पापा ही छोटे छोटे तो इसकी हाइट कहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत एक्सेप्शनल केस होता है जब मम्मी पापा की कैरेक्टर से 10 सिमिलरिटीज बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये क्या है? ये है आपका जेनेटिक मटेरियल का इंपॉर्टेंस। जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बनता है आरएनए से बनता है आपके पास प्रोटीन और प्रोटीन आपके इस डीएनए को कह सकते हैं कि ये एक जो है ये एक कोड है। कोड को हमने थोड़ा सा डिकोड किया, ये हमने कोड को डिकोड किया तो हमने इसे एमआरएनए बनाया, लेकिन अभी भी ये हमारे इन्फॉर्मेशन के लायक नहीं है, मतलब हम इससे नहीं पढ़ सकते और इसे और भी डिकोड करके हमने प्रोटीन बनाया। आप सिंपल से समझ सकते हैं जैसे हमारे वेद हैं, तो हमारे वेद क्या है? संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ना तो हमने कभी सीखा कि हम संस्कृत से वेद पढ़ के उसका अर्थ समझ सके। तो क्या किया? कुछ राइटर्स ने इसको जो है हिंदी में अनुवाद किया, उर्दू में अनुवाद किया, कुछ ने जो है मलयालम में किया, मराठी में किया, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में इन सारे इन्फॉर्मेशन का अनुवाद किया गया। मतलब कि डीएनए वो वाला फॉर्म है जिसे हम रीड नहीं कर सकते, तो उसे या फिर हमारी बॉडी में ये इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए कुछ और कोड्स बनाए गए। इन कोड जैसे अब हमारे पास क्या है, रामचरितमानस है, सारी बुक्स हैं, तो इन बुक्स को क्या करते हैं हम लोग रीड करते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें नहीं समझ में आती, तो उसका भी शॉर्ट वर्जन आता है एकदम प्योर हिंदी, या फिर ऑडियो बुक्स आती है आजकल मार्केट में कि आप सुन लो कि इसमें क्या क्या उपदेश दिए गए, क्या क्या इसकी मतलब है, तो वो सारी चीज़ें, तो उसको और डिकोड करके हमने क्या किया? प्रोटीन बना लिया। तो इतनी सी बात है डीएनए। अब अगर आपको डीएनए का फॉर्मेशन करना हो, तो आप क्या करेंगे? खाना बनाना अगर आपको होता है तो मान लो कि आपको क्या बनाना है, आपको चावल बनानी है, आपको रोटी बनानी, दाल बनानी, सब्जी बनानी, जो भी आपका फेवरेट चीज़ है वो बनाना है। मैगी बना लो। तो अगर आप सिंपल सा मैगी भी बनाते हो तो आपके पास मैगी होना चाहिए, मैगी का पैकेट होना चाहिए, मतलब मैगी के मसाले होने चाहिए, कुछ वेजीज होने चाहिए, पानी होना चाहिए, गैस या कोई ऐसा साधन है जिससे आप आग जला पाओ, या है आपके पास एक पतीला होना चाहिए, चलाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। मेनली आपके पास क्या क्या चीज़ें डालने के लिए होनी चाहिए? पानी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, मसाले होने चाहिए, आपके पास मैगी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर हमें डीएनए बनाना होता है, मान लो कि किचन में हमने गया और हमको डीएनए बनाना है, तो हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? कैसे पता चलेगा? मान लो आपने मैगी बनाया लाया और देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, तो वही हम लोग भी करेंगे। हमने डीएनए को उठाया और देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो डीएनए जो है वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है पेंटोज शुगर। पहला एक प्रकार का शुगर होता है जिसे कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर होता है। दूसरी चीज होती है नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरी चीज होती है नाइट्रोजनस बेस, मतलब कि कुछ ऐसे बेस हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग कह देंगे नाइट्रोजनस बेस। तीसरी चीज जो हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। वो होनी चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। 3 चीजें हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए अगर हमें केमिकल लैब में जाके डीएनए बनाना है। तो मतलब किचन में जाना है तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कहीं पे कोई अगर आप रेसिपी लिखते हो तो लिखता है कि आपको ये रेसिपी बनाने के लिए
प्याज कटे हुए मतलब कि प्याज छोटे छोटे कटे हुए एक प्लेट, आपको एक बाउल चाहिए, आपको आटा इतना ग्राम चाहिए, आपको पानी इतना चाहिए, आपको नमक इतना चाहिए, मिर्ची इतनी चाहिए, हल्दी इतनी चाहिए, काली मिर्ची इतनी चाहिए, जीरा इतना चाहिए, रहता है ना प्रॉपर लिस्ट, नमक स्वादानुसार। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, पेंटोज, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 चीज मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज, बड़ी आसान सी डिश है, सिर्फ 3 चीज मिलाना है और इसका एक प्रॉपर कंपोजिशन करना है। जैसे कि अब हम नमक ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट हो जाएगा खराब, उसी तरीके से इसका किसी का ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वही स्पेसिफिक पॉइंट, उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐड करना है। तो अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब मान लो कि हमें कुछ और नाम देने हैं। पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस जब जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जैसे मान लो कि आपको जो है पूरी बनानी है, तो पूरी बनानी है तो क्या करते हैं, आटा लेते हैं, उसमें तेल वगैरह नमक वगैरह थोड़ा मिक्स करते हैं, उसके बाद पानी डाल के उसको सान लेते हैं। तो अब क्या है कि सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पूरी का जो है डो है। तो उसी तरीके से हमें डीएनए बनाने के लिए पहले पेंटोज को और जो है कि आपको नाइट्रोजनस बेसेस को ऐड करना पड़ेगा। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज को ऐड करने के बाद जो चीज़ आपको मिलेगा उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इस न्यूक्लियोसाइड में जब हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, जब हम लोग ऐड कर देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है, हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब इसको याद कैसे करना है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद करना है कि डीएनए में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है आपके पास पेंटोज शुगर, एक प्रकार का शुगर होता है जिसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। अभी हम लोग स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारे स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। फिर कैसे वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, कब न्यूक्लियोसाइड बनता है, कब न्यूक्लियोटाइड बनता है, कैसा वो स्ट्रक्चर होता है, सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले आपको इतना याद करना है कि डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर, दूसरी बात है क्या, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरी बात है फॉस्फोरिक एसिड। जब हम पेंटोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ ऐड कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब इस न्यूक्लियोसाइड से मतलब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड तीनों को ऐड कर देते हैं तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड बनता है। इतनी बात समझ में आई, 3 चीजें मिलकर बनती हैं। अब अगर याद करना हो तो बस इतना दिमाग में रखो कि जब हम डीएनए में से फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर देते हैं, व्हेन वी आर डूइंग द साइड ऑफ, कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड, जब हमने डीएनए में से फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दिया तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में से हमने फॉस्फोरिक एसिड को क्या कर दिया, साइड कर दिया, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को अगर आपको न्यूक्लियोटाइड को अगर याद करना है तो अगर आपने न्यूक्लियोसाइड याद कर लिया तो टाइड अपने आप याद हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड से मतलब न्यूक्लियोटाइड से हम लोग फॉस्फोरिक एसिड को साइड करना चाहते थे, लेकिन ये फॉस्फोरिक एसिड साइड नहीं हुआ, इसने टाइटली बाइंड कर रखा है किसको, डीएनए को। तो ये डीएनए इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, मतलब इसने बहुत टाइटली बाइंड किया, ये अलग नहीं हो रहा है। तो जब हमारे पास पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस सिर्फ प्रेजेंट होंगे तो इसे कह देंगे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि हमने फॉस्फोरिक एसिड को साइड कर दिया, कहेंगे तुम साइड में खड़े रहो, अभी तुमको ऐड किया जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो जब फॉस्फोरिक एसिड को साइड में रखा है तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और उसके बाद जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो गया, बहुत टाइटली आगे बाइंड हो गया है, तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, इसे नोट डाउन करिए, आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे मूव करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द पेंटोज शुगर। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि व्हाट इज द पेंटोज शुगर, कंपोनेंट ऑफ डीएनए। यही चीज हम लोग कब से डिस्कस करे थे। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में समझना है, सबसे पहले हमें समझना है पेंटोज शुगर के बारे में। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर क्या है, आप जब डीएनए पढ़ते हो तो क्या कहते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हो डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या कहते हो, डीऑक्सी। इसी नाम के अंदर सारी चीजें छिपी हुई हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वहीं पे अगर हमारे पास आरएनए होता है, अगर हमारे पास आरएनए होता है तो इसे हम लोग कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज
न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं कि आखिर ये इसमें डीऑक्सी क्यों कहा गया है, इसमें राइबोज, इसमें डीऑक्सी क्यों हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर होता है उस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। जो शुगर हम लोग पेंटोज शुगर कह रहे हैं, तो 5 कार्बन का ये शुगर है, ये बात तो समझ में आई। लेकिन 5 कार्बन के कई सारे शुगर हो सकते हैं, तो ये वाला जो शुगर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है राइबोज शुगर। इसका क्या नाम है, राइबोज शुगर। तो सबसे पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर राइबोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये राइबोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड का है। आगे देखते हैं कि इसमें कैसी कैसी चीजें होती हैं, क्योंकि जब हम डीएनए ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ ऐसा शुगर ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से शुगर ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आखिर देखते हैं कि होता क्या। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, इसमें वैसे भी कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले हम किसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइबोज शुगर एक्चुअल में क्या होते हैं। राइबोज शुगर, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि राइबोज शुगर क्या होते हैं। राइबोज शुगर में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं और ये लीनियर फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और इस तरीके से 5वां कार्बन। अब हम इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला जो कार्बन होता है उसके पास डबल बॉन्ड्स के साथ O प्रेजेंट होता है, मतलब कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसका 1 2 3 बॉन्ड फिक्स हो चुका है और चौथा बॉन्ड हम लोग ऊपर बना देंगे इस तरीके से। इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले का देखते हैं, तो एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है। इसके इस साइड में OH प्रेजेंट होता है और इस साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, इसका जो थर्ड कार्बन होता है इसके इस साइड में OH प्रेजेंट होता है और इधर साइड में H प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है इसका OH इस साइड में रहता है और यहाँ पे इसका H रहता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इधर H प्रेजेंट होता है, इधर H प्रेजेंट होता है और इधर OH प्रेजेंट होता है। मतलब ये स्ट्रक्चर CH2OH का है, ये स्ट्रक्चर CHO ग्रुप है और ये वाला स्ट्रक्चर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, और ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर का। तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर समझ में आया कि हमारे पास 5 कार्बन थे, हमने 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, सॉरी इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। देखिए हम जब अभी नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे भी 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से गिनती गिनेंगे, तो इसकी गिनती और उसकी गिनती मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और 5 प्राइम कर देते हैं। जो डीएनए में हम पढ़ते हैं ना, थर्ड प्राइम टू फिफ्थ प्राइम, 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम, तो ये यहीं से बात आती है। तो अब देखिए ये तो हो गया लीनियर स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम डीएनए पढ़ते हैं तो हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से देखने को मिलता है राइबोज प्रोटीन का, सॉरी राइबोज शुगर का। तो आखिर ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। होता क्या है कि ये जो फोर्थ कार्बन है, ये जो फोर्थ कार्बन है इसका ऑक्सीजन क्या होता है, इसका ऑक्सीजन जाके बाइंड करता है C+O बॉन्ड वाले कार्बन से। मतलब कि सबके पास सिंगल बॉन्ड था, इसके पास डबल बॉन्ड था। इसको आई बड़ी गुस्सा कि अच्छा सबके पास सिंगल बॉन्ड है और तुम बड़े आए हो कहीं के महाराजा, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जलन के मारे इसने क्या किया कि इसने यहाँ से एक बॉन्ड उठाया और इसके इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिया। मतलब कि अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती, या फिर नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ उसके आगे क्या होता है, सिर्फ इसको इरेज करके। यहाँ पे देखिए ये जो OH बॉन्ड था, यहाँ से एक जो है हमारा जो H बॉन्ड ये इस तरीके से हुआ और ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर जाके इस बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ पे जाके अटैच्ड हो गया, यहाँ पे जाके अटैच्ड हुआ। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया। यहाँ से जो OH था, मान लो कि ये OH था, तो O जो है वो जाके यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर लेता है और एक जो OH था, मतलब इसका वाला जो H था, वो जाके यहाँ पे बाइंड कर लेता है। इतनी बात समझ में आई कि फोर्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट कार्बन के जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे अटैक करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है और उसके बाद वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाता है। और आपको पता है कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये रहा फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड और ये फोर्थ बॉन्ड। तो इस तरीके से उसने 4 बॉन्ड बना लिए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन ग्रुप है उसे ऊपर उठा लेंगे। ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर सेंटर में लिख देंगे।
ठीक है। अब देखिए सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि यहां से अगर स्टार्ट करिए तो ये एक सर्कल बन जा रहा है ना, यहां से स्टार्ट करिए एक सर्कल बन जा रहा है। ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, ये है कार्बन नंबर सेकेंड, ये है कार्बन नंबर थर्ड और ये है कार्बन नंबर फोर्थ। तो अब हम क्या करेंगे कि चारों जो है कि इस तरीके से कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इस तरीके से फोर्थ, इस तरीके से बना लेंगे। सर्कल के अंदर हमारे पास 4 कार्बन थे, कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए कार्बन नंबर जो 4 है इसके बाहर एक कार्बन प्रेजेंट है जिसपे कौन सा ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है। तो इस कार्बन के आगे एक कार्बन प्रेजेंट है जिसपे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई कि हमने इस फॉर्म को ऐसे एक सिंगुलर से एक सिंपल से फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये जो फोर्थ कार्बन पे ऑक्सीजन था ये वाला देखो, फोर्थ कार्बन पे जो ऑक्सीजन था इसने क्या किया, फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया। ये देखिए फोर्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन था इसने फर्स्ट कार्बन के से बाइंड किया, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे है। बाकी ये जो सर्कल वाला स्ट्रक्चर है ये हमने इस तरीके से बनाया और जो बाहर था उसको बाहर कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट कर देंगे और एक OH ग्रुप प्रेजेंट कर देंगे। दूसरे में भी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हम लोग हाइड्रोजन और OH ग्रुप प्रेजेंट कर देंगे। तीसरे में भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और OH ग्रुप है, तो तीसरे में भी हम हाइड्रोजन प्रेजेंट कर देंगे और OH प्रेजेंट कर देंगे। चौथे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है और ये दूसरे के साथ क्या बाइंड है, एक देखिए तीसरे के पास यहाँ पे जो कार्बन है, मान लो कि एक इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड है, एक इसके साथ कार्बन बाइंड है और एक इसके साथ यहाँ पे बाइंड है और एक इसके साथ मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम लोग कहते हैं राइबोस शुगर। आई होप कि आई एम क्लियर विथ यू। हुआ क्या कि हमारे पास 5 कार्बन का एक कंपाउंड था जिसे हम लोग कहते हैं राइबोस शुगर। वो इस तरीके से लीनियर फॉर्म में अरेंज था। हमने 5 कार्बन लिखे, उसकी बैलेंसिंग को कंप्लीट किया। यहाँ पे CHO ग्रुप था और यहाँ पे CH2OH ग्रुप था। इस बॉन्ड के पास कार्बन के पास प्रेजेंट था डबल बॉन्ड। इसको मची बड़ी चुल, चौथे वाले कार्बन के ऑक्सीजन को बड़ी मची चुल, और उसने क्या किया कि उसने कहा कि हम फर्स्ट कार्बन के साथ जाके इसका बॉन्ड तोड़ेंगे। ऐसे कैसे इसके पास डबल बॉन्ड है, जलालवानी भावना जैसे आप लोग होता है कि अरे इसका कैसे ज्यादा नंबर आ गया, कैसे ना कैसे करके इसका नंबर तो कटवाना है। तो वही चीज है कि यहाँ पे जाके इसने इसका बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड तोड़ने के बाद इस ऑक्सीजन ने, जो इसका ऑक्सीजन था, ये जाके यहाँ प्रेजेंट हो गया और ये हाइड्रोजन जो है वो जाके इसके साथ हो गया। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला कार्बन था इसके पास COH वाला ग्रुप प्रेजेंट है और एक साइड से आपके पास C जुड़ा है, मतलब 2 O है इसके पास और 2 H है इसके पास। तो ये स्ट्रक्चर को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाता है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ये है आपका पहला कार्बन, ये है आपका दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है आपका 5 प्राइम का कार्बन। हर में आपको प्राइम लगाना है। प्राइम का मतलब ये है कि बस प्राइम डिफरेंशिएट करता है नंबरिंग को, आपका जो नाइट्रोजनस बेस वाला नंबरिंग है और जो शुगर वाला नंबरिंग है। तो ये हो गया राइबोस शुगर का फिगर। इसी के साथ हम लोग डीऑक्सी राइबोस शुगर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। डीऑक्सी राइबोस शुगर में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ धोखा हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन को 2 से छीन लिया जाता है। डीऑक्सी कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे भी डीऑक्सी राइबोस शुगर का मतलब है कि एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो ऑक्सीजन जो सेकेंड प्राइम वाला कार्बन है यहाँ से रिमूव की जाती है और अब ये राइबोस शुगर क्या बन गया है, अब ये राइबोस शुगर बन गया है डीऑक्सी राइबोस शुगर। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। राइबोस शुगर समझ में आया कि राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर क्या है, समझ में आ गया होगा कैसे चीजें हो रही हैं। पहले 5 कार्बन कंपाउंड है, उसमें क्या किया, उसने अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट हुआ। ये ऑक्सीजन जो है ये 4th कार्बन वाला ऑक्सीजन है। 4th वाला कार्बन वाला ऑक्सीजन जो है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बाइंड होता है। फर्स्ट वाले कार्बन के साथ जब बाइंड होता है तो उसने इस तरीके के सर्कल बना और 5th वाले को अलग कर दिया। इतनी बात सिर्फ और सिर्फ राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर के बारे में थी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है हमारे पास जो है नाइट्रोजनस बेसिस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिया है, ये है आपका कार्बन नंबर जो है 4th और A1 के बीच का ऑक्सीजन। ये है कार्बन नंबर फर्स्ट जिसमें OH और H ग्रुप प्रेजेंट है। ये है कार्बन नंबर सेकंड, ये है कार्बन नंबर थर्ड, ये है कार्बन नंबर 4th और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 जो है स्ट्रक्चर के बाहर प्रेजेंट है। उसी तरीके से ये देखिए सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन जो ग्रुप है वो एब्सेंट है। इसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट है, इसीलिए कहते हैं इसे डीऑक्सी राइबोस शुगर। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर।
फॉस्फोरिक एसिड नहीं भाई, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस को समझते हैं कि आखिर में नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। मैंने कहा कि तीन चीजें मिलकर बनी होती है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और तीसरे में हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजिनस बेस क्या है, ये कुछ साइक्लिक बेसिस हैं जिनका जो इसमें जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजिनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, तो स्कूल में सर लोग पूछते थे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था, कोई बताता था 5, कोई बताता था 4, कोई बताता था 2। तो आप लोग भी बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि नाइट्रोजिनस बेस जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। दूसरा होता है पिरिमिडीन, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या डिफरेंस है और क्यों ये ऐसे ऐसे हैं? तो प्यूरिन जो है ये क्या होता है, इनके पास 2 सर्कल होते हैं, इनके पास 2 साइक्लिक रिंग होती है, इनके पास 2 साइक्लिक रिंग होती है। और आपके पास जो पिरिमिडीन है इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साइक्लिक रिंग होती है, 1 साइक्लिक रिंग होती है। अब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 साइक्लिक रिंग होती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नाइट्रोजिनस बेस एक्चुअल में है क्या। आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक इसके पास क्या होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। और जब हम वो पढ़ते हैं आरएनए के बारे में तो वहाँ पे होता है एक यूरेसिल होता है जो कि थाइमिन की जगह पे यूज होता है। तो आपने ये चीज पढ़ी होगी अगर आपने कभी भी 10th में 12th में कभी भी डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। तो अगर नहीं भी पढ़ा तो पूरे बेसिस के साथ जाएंगे। तो AGCT जो हमारा है वो क्या है, पिरिमिडीन और जो है नाइट्रोजिनस बेस है। अब पता करना है कि कौन सा प्यूरिन है कौन सा पिरिमिडीन है। देखिए एक तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्यूरिन नाम में छोटा है इसलिए इसके पास 2 सर्कल प्रेजेंट है, पिरिमिडीन नाम में बड़ा है लेकिन इसके पास क्या है, सिंगल सर्कल प्रेजेंट है। होता है ना कि कुछ लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती, जिनके पास जॉब होती है उनके पास टैलेंट नहीं होता, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रख सकते हैं कि प्यूरिन का नेम जो है वो काफी छोटा है लेकिन इसके पास डबल रिंग प्रेजेंट है, पिरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन इसके पास सिंगल रिंग प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। आपका एडेनिन, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन जो है ये है आपका प्यूरिन और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, A और G। दूसरी बात है हमारे पास पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन में क्या क्या चीजें हैं, पिरिमिडीन में यूरेसिल, पिरिमिडीन में सिस्टीन है, सॉरी साइटोसिन है, साइटोसिन, थाइमिन, सॉरी यूरेसिल और थाइमिन। ये मैं सीक्वेंस इसलिए लिख रही थी ताकि आपको एक न्यूमेरिक बता सकूं, थाइमिन। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो पहले वर्ड का C, दूसरे वर्ड का U और तीसरे वर्ड का T। अब इसको याद कैसे करना है कि प्यूरिन में क्या प्रेजेंट है, AG, AGOG वाला AGOG याद कर सकते हैं, AG सुनते हो जी इधर जी उधर जी वाला, वही वाला AG। और कट, दूसरे में क्या है कट, AGOG करके लड़कियां क्या करती हैं, काट देती हैं। तो वो उससे भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। तो AG एडेनिन और ग्वानिन याद कर सकते हैं और अगर पिरिमिडीन याद करना है तो कट याद रख सकते हैं, सिस्टीन, आपको यूरेसिल और थाइमिन। तो AGOG और कट, AGOG करते करते काट के निकल जाती हैं। तो वो क्या है, AG और कट। ऐसा एक्चुअल लाइफ में कुछ नहीं होता है लेकिन आप इस तरीके से, आप लोग रील्स वाले दुनिया के लोग हैं तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, AG और कट। प्यूरिन क्या है, AG है और पिरिमिडीन क्या है, कट है। इतनी बात समझ में आई कि नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन्स क्या है, प्यूरिन्स आपके हैं डबल सर्कल वाले और इनके पास इनका जो 2 इनके एग्जाम्पल होते हैं, पहला क्या है एडेनिन और दूसरा गुआनिन। और वहीं पे पिरिमिडीन क्या है, ये सिंगल सर्कल वाले होते हैं, सिस्टीन, यूरेसिल और थाइमिन। 3 प्रकार के पिरिमिडीन होते हैं। इसमें से जो डीएनए होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है सिस्टीन और थाइमिन, ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए में सिस्टीन और थाइमिन प्रेजेंट होता है एक पिरिमिडीन, और अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पे सिस्टीन के साथ यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये बात होती है किसके बारे में, प्यूरिन्स के बारे में और पिरिमिडीन्स के बारे में। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा डिटेल में जाएंगे, एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सिस्टीन, यूरेसिल और थाइमिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आपको याद करवाने की कोशिश भी करेंगे ताकि क्लास में आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो इतना तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा जिन्होंने थोड़ी सी भी सिंसियरली के साथ अपनी पढ़ाई की होगी।
अब आता है असली ट्विस्ट। असली ट्विस्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पिरामिडीन के साथ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पिरामिडीन के साथ। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यूरासिल का। यूरासिल से ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर है किसका, सिस्टीन का, साइटोसिन का और थायमीन का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर देते हैं और एक एक करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे किसका, यूरासिल का। यूरासिल का, यूरासिल क्या है कि आप उसको इस तरीके से याद रखोगे। यूरासिल क्या है, ये मतलब कि पहला स्ट्रक्चर हम लोग याद कर रहे हैं और समझ सकते हो कि क्या पूरी दुनिया क्या है 400 BC पे डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया क्या कर रही है, 400 BC कर रही है। तो इसको आपको याद रखना है 420 से। इसको आपको क्या याद रखना है, 420 से, या फिर कह सकते हो कि यूरासिल बड़ा एक नंबर का 420 इंसान है। तो 420 आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखो। 420 से क्या आपको फायदा होगा कि आपको पहले एक सिंगल रिंग ड्रॉ करना है। आपके पास जो ये रिंग होगा ये हेक्सा होगा, मतलब कि इसके पास 6 जो है कि हेक्सेस होंगे। ये क्या है, हेट्रोजिनस रिंग। हेट्रोजिनस में रिंग का मतलब कि इसके रिंग पे जो कंपाउंड जो है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। होमोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या होता है कि सब जगह, जैसे कि अगर मान लो मैं एक रिंग बनाती हूँ उस तरीके से और इस रिंग में सारे जगह मेरे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो ये रिंग क्या है, ये होमोसाइक्लिक है। लेकिन अभी यहाँ से मैं इरेज करके कहीं कहीं पे नाइट्रोजन प्रेजेंट कर दूं तो ये क्या है, ये हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये क्या हो गई हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो इसी तरीके से जो प्यूरीन या पिरामिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे या कह सकते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है, ये एक प्रकार का हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो पहले यूरासिल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूरासिल ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हमारे पास हेक्सा स्ट्रक्चर हो गया। हेक्सा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये है पहला स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन। ये है आपका स्ट्रक्चर। पहले आपको नाइट्रोजन लिखना है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन कार्बन। ये है आपका स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, ये है आपका थर्ड, ये है आपका फोर्थ, ये है आपका फिफ्थ, ये है आपका सिक्स। अगर आप एक बार इसे बनाना सीख लेते हो तो यूरासिल, थायमीन और सिस्टीन तीनों, साइटोसिन तीनों के लिए जो है सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, हेक्सामेर रिंग बनाना है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे रिंग बना लेनी है। अब क्या करना है, आपको ये वाला न्यूमोनिक याद रखना है 420। 420 का मतलब क्या है कि 4 वाले कार्बन पे और 2 वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 4th कार्बन, इसके पास भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ भी ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है और हमारे पास ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा और यहाँ पे क्या है कि देखिए एक बॉन्ड यहाँ से बना है, दूसरा बॉन्ड दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और यहाँ पे प्रेजेंट है एक डबल बॉन्ड। तो इससे क्या है कि इन कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड ऊपर बने हैं, तीसरा इधर, चौथा इधर, इसकी भी बैलेंसिंग कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसिंग 3 होती है, तो 1, 2 और तीसरा। कार्बन की बात करें तो 2 इधर है, तीसरा और चौथा, 4 बॉन्ड से बना सकता है और वहीं पे नाइट्रोजन क्या है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर यूरासिल का। याद कैसे करना है, 420 है यूरासिल एक नंबर का। इसके चौथे और दूसरे कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आई? इसके चौथे और दूसरे कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। चौथे और दूसरे पे ऑक्सीजन को 0 से रिप्रेजेंट किया गया, 420 इंसान है। NCCC। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हम लोग अदर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं थायमीन को। इसके साथ हमने ड्रॉ करेंगे थायमीन को और इसी के साथ हम लोग ड्रॉ करेंगे सिस्टीन को। सारे साइटोसिन, ये मेरे साइटोसिन और सिस्टीन में पता नहीं क्या रिलेशनशिप है कि कभी मुंह से सही से निकलता ही नहीं है। ये है हमारे पास यूरासिल। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे थायमीन।
क्योंकि यूरेसिल क्या है, ये आरएनए में यूज होता है। यूरेसिल कहाँ पे यूज होता है, आरएनए में, और इसके स्थान पे डीएनए में क्या यूज होता है, थायमिन। तो ये दोनों काफी हद तक सिमिलर है। सिमिलर कैसे है कि 420 तो ये भी है, कभी यहाँ मतलब कि 420 इंसान तो ये भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पे c लिखेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पे c लिखेंगे, ये भी c लिखेंगे और ये भी c लिखेंगे। सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि थायमिन को पहले 420 बनाना है। 420 बनाने के लिए इसके चौथे और दूसरे कार्बन पे, इसके चौथे और दूसरे कार्बन पे हम क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर देंगे और ये 420 बन गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस यहाँ पे होता है कि इसका जो पांचवा कार्बन है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो पांचवा कार्बन है, इसके पास H के स्थान पे CH3 ग्रुप होता है। H के स्थान पे कौन सा ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके जैसे एज इट इज वहाँ पे हाइड्रोजन था वैसे हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पे भी जैसे हाइड्रोजन था वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, यूरेसिल का, और ये स्ट्रक्चर किसका है, थायमिन का। अंतर क्या है कि वहां पे जो पांचवें कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यहाँ पे पांचवें कार्बन पे क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे किसका स्ट्रक्चर, साइटोसिन का। अब हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो है साइटोसिन। साइटोसिन में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, आपको यूरेसिल को फिर से उठाना है। यूरेसिल को उठाना है और आपको क्या करना है कि यूरेसिल को एक CO2 ग्रुप देना है। इसको आपको याद रखने के लिए याद रखना होगा CO2 और 4NH2, CO2 और 4NH2, मतलब कि कार्बन जो दूसरा वाला है, कार्बन जो दूसरा वाला है उस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन जो दूसरा वाला प्रेजेंट है उसके ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और क्या है कि फोर्थ वाले पे क्या प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है। फोर्थ वाले पे क्या प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई। फोर्थ वाले के पास NH2 प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था वैसे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड था वैसे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे इसका बॉन्ड कंप्लीट है। इसके पास एक बॉन्ड यहाँ बना, दूसरा, तीसरा, और इसके पास चौथा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा साइटोसिन का। हमने एक बार रिवाइज करते हैं कि कैसे हैं चीजें। यूरेसिल और आपके पास यूरेसिल, थायमिन और सिस्टीन का इस तरीके से फिगर है। यूरेसिल हमने कैसे बनाए, पहले हमने सारे में क्या किया कि एक हेक्सामर बना लिया, एक हमने हेक्सामर बना लिया। और ये जो हेक्सामर जो साइक्लिक फॉर्म है ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों चीजें प्रेजेंट है। हमने क्या किया कि पहले नीचे वाले में हमने क्या लिखा, फर्स्ट वाला जो नंबर है, पोजीशन है, वहां पे हमने नाइट्रोजन रखा। नाइट्रोजन के जस्ट बाद हमारे पास कार्बन है, मतलब अल्टरनेट वे में है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, उसके बाद 2 बार कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन और 2 बार कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन और 2 बार कार्बन। इतने में कोई चेंजेस नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले यूरेसिल को कहेंगे कि तुम बहुत 420 इंसान हो, तुम्हारा तो स्ट्रक्चर ही 420 पे डिपेंडेंट है। 420 को हम लोग कैसे यूज करेंगे कि चौथा और दूसरा जो कार्बन है उसके ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, फोर्थ एंड सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि बहुत 420 है। नाइट्रोजन, अब उसके बाद इतना ही करने के बाद हम लोग इसकी बैलेंसी को मेंटेन कर देंगे। नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है, 3 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसके 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए जो भी हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, जहां पे भी हमको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा वहां पे हम लोग बना देंगे। इसके साथ थायमिन क्या है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटली यूज होते हैं। यूरेसिल यूज होता है आरएनए के केस में और थायमिन यूज होता है डीएनए के केस में। तो यूरेसिल में हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5वां जो कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन को हटा के CH3 ऐड कर देंगे। बाकी 420 तो ये भी है। इसने क्या किया, ये लोग इतने 420 हैं कि इनको काम दिया गया था तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम डीएनए में काम कर लो, हम आरएनए में काम कर ले रहे हैं। तो 420 ही तो उन्होंने दिखाई है, तो ये भी 420 है, ये भी 420 है। ये 420 के साथ थोड़ा चालाक है, इसने देखा कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, थायमिन ने देखा कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए बेचारे को इसने बेवकूफ बनाया, बोला कि तुम आरएनए ले लो, हम डीएनए ले लेते हैं। जैसे आप और आपके भाई बहन है, मम्मी कोई काम करने के लिए देती हैं, बोलती हैं कि एक लोग जो है कपड़े धुल दो, एक लोग बर्तन धुल दो, तो आपको लगता है कि कपड़े तो कम धुलने हैं, बर्तन ज़्यादा धुलने हैं, या फिर बर्तन जल गए हैं तो आप कहते हैं हम कपड़ा धुल रहे हैं तुम बर्तन धुल लो। तो क्या है, ये भी तो प्रकार के 420 ही है ना। तो इसने क्या किया, इसको पता था कि थायमिन ज़्यादा स्टेबल, सॉरी डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं डीएनए को ले लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बस याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 420 के साथ साथ इसने अपने 5th कार्बन पे CH3 ग्रुप भी ऐड किया है। मतलब सेम यही स्ट्रक्चर बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 5वें कार्बन पे CH3 ग्रुप ऐड करना है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ इसने क्या किया कि इसका जो न्यूमोनिक है वो आपको कैसे याद करना है, CO2
इसका निमोनिक कैसे याद करना है, CO2 और 4NH2। CO2 का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है, कार्बन नंबर 2 पे तो ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन नंबर 4 पे आपके पास क्या ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और इसको भी बैलेंस कर देंगे तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन का। अब हम लोग देखेंगे AgOG का स्ट्रक्चर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी, क्लास में चीजें याद हो गई। एक दो बार आप चीजों को ऐसे ड्रॉ करोगे, नोट्स बनाओगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तो कंप्लीटली चीजें आपको यहीं पर लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमें समझना है पिरिमिडीन के साथ साथ प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब हमें AgOG के बारे में जानना है। तो AgOG तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, AgOG करने वाली जो लड़कियां होती, भगवान भी नहीं समझ पाए उनको, तो हम लोग क्या ही समझेंगे, लेकिन हम लोग AgOG का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, प्यूरिन के बारे में। अब ये प्यूरिन दो होते हैं, एक होता है हमारे पास एडेनिन और दूसरा होता है हमारे पास ग्वानिन। मैंने आपको कहा था कि प्यूरिन जो है उनके पास डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो पहले इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इनका पहला जो साइकिल होता है वो इसी तरीके से क्या होता है, हेक्सामर होता है, लेकिन दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सामर नहीं होता, ये इस तरीके से कुछ होता है, पेंटामर होता है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि मतलब कि ये तो मान लो एडेनिन का हो गया, गुआनिन का भी बना लेते हैं, साथ साथ में देखते चलेंगे। ये हो गया हमारे पास एक स्ट्रक्चर, और दूसरे पास हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसमें फिल कर देते हैं नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन और कार्बन जैसे वहां पे फिल किया था, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इस तरीके से हमको फिल करना है। क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इस तरीके से स्ट्रक्चर को फिल कर दिए। अब देखिए, एडेनिन का नाम होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। इसका क्या नाम होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन। अब इनका नेमिंग, इनका जो है नंबरिंग करते हैं। उनका नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जो पिरिमिडिन्स थे उनका नंबर हमने ऐसे स्टार्ट किया था, लेकिन प्यूरिन का नंबरिंग करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। कैसे है, यहाँ से शुरू करते हैं और साइकिल को ऐसे चलाते हैं, जैसे यहाँ पे जो साइकिल चल रही है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, वहाँ पे जो साइकिल चल रही थी वो क्लॉकवाइज चल रही थी, यहाँ पे जो साइकिल चलेगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है 6, ये है 7, ये है 8 और ये है 9। पहले वाले साइकिल में तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज चलेगी। ऐसा ही सेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ये तो हो गई किसकी बात, नॉर्मल प्यूरिन की बात। अब हम इसे एडेनिन और ग्वानिन में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एडेनिन का नाम होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। एडेनिन का नाम होता है 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन। 6 अमाइनो प्यूरिन का मतलब ये तो स्ट्रक्चर प्यूरिन का है। अब इसके छठवें पे हमें अमाइनो ग्रुप ऐड करना है, तो छठवां कार्बन यहाँ पे है, इसके ऊपर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, अमाइनो ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर ये हो गया। बात समझ में आई कि पहले हमें इस तरीके से जो है कि 2 साइकिल ड्रॉ करने हैं। पहले में हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, दूसरे में हमारे पास क्लॉकवाइज जाना है। उसके बाद इसका जो छठवां कार्बन है, इसके ऊपर हमने क्या किया, अमाइनो ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो गया 6 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है। अब यहाँ पे है 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। यहाँ पे क्या है, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। मतलब कि यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे। पहला जो है छठवें पे जो है वो ऑक्सी होगा और दूसरे पे जो है वो है अमाइनो। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये दिखाता है ग्वानिन को, ये दिखाता है ग्वानिन को, ये दिखाता है ग्वानिन को। अब देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अब एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो ग्रुप है, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से डबल बॉन्ड बना देते हैं तो इस दोनों कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक बैलेंस, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बार, 1 2 3 4 बॉन्ड। इसी तरीके से इसमें भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड्स बने हैं, तो तीसरा बॉन्ड यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के फॉर्म में बना देते हैं, तीसरा बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के फॉर्म में बना देते हैं। अब चौथा बॉन्ड इनका अगर बनाना है हमें, तो एक के साथ हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, दूसरे के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना देंगे, तो इसका भी 3 कंप्लीट, इसका भी 4 कंप्लीट। वैसे ही यहाँ पे एक के साथ हम लोग हाइड्रोजन बना देंगे, दूसरे के साथ इस तरीके से हम लोग डबल बॉन्ड कर देंगे। और अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ पे हम लोग जो है कि
इस तरीके से यहाँ पे बनाया है। तो अल्टरनेट वे में हम लोग इस तरीके से जैसे बेंजीन में बनाते हैं अल्टरनेट वे में डबल बॉन्ड, उस तरीके से अल्टरनेट वे में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये प्यूरीन का, एडेनिन और ग्वानिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आई होप कि ये मेहनत काम में आई होगी, आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा किसका, एडेनिन का और ग्वानिन का, यूरेसिल का, थाइमिन का और सिस्टीन का। आप लोग भी कम से कम 5 बार तो इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, इस स्ट्रक्चर को 4 से 5 बार बनाएंगे और एक बार जो है कि 10-15 दिन बाद फिर से ड्रॉ करेंगे, तब आपको ये फिगर कभी नहीं भूलने वाला है। याद करेंगे कि पहले हमने यूरेसिल में कहा था कि 420 है, थाइमिन ने कहा था कि तो 420 के साथ साथ बड़ा चालाक भी है, इसने क्या किया कि सब कुछ तो यूरेसिल से लिया लेकिन एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, और वहीं पे हमारे पास जो थाइमिन था उसने क्या किया, उसके CO2 और 4 NH2 आपको याद रखना है, मतलब तीसरे कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और चौथे पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। इसका नाम है 6 अमाइनो प्यूरिन। पहले प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, छठवें पे जो है अमाइनो ग्रुप ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, तो छठवें पे ऑक्सी और दूसरे पे प्यूरिन। ये स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजनस बेस का। अब हमारे पास तीसरा इंग्रेडिएंट बचता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, फॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। अब तक हमने न्यूक्लियोसाइड बना रखा है, न्यूक्लियोटाइड हमें अभी बनाना है। तो इसे जो है कि इसको जो है मैं इरेज करती हूँ, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे हमें क्या मूव करना है कि फॉस्फोरिक एसिड के बारे में जानना है। एक बार फिगर भी मैंने ऐड किया था, देख लेते हैं। ये देखिए, ये एडेनिन का फिगर है, ये ग्वानिन का फिगर है, ये थाइमिन, ये साइटोसिन, ये यूरेसिल। यहाँ पे देखिए दूसरे और चौथे कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ये इस फिगर को ना इस फॉर्म में दिया है, हमने इसको इस साइड से बनाया था, तो नंबरिंग अगर आप सही से करते हो तो ये सही है। दूसरे और चौथे कार्बन पे आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये है सिस्टीन, तो साइटोसिन, तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले चौथे वाले कार्बन पे NH2 है, दूसरे वाले पे क्या है ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, दूसरे और चौथे पे ऑक्सीजन, साथ साथ पांचवें पे आपका CH3 ग्रुप है। और यही चीज यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 6 NH2 है, मतलब 6 अमाइनो है, और वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास 6 ऑक्सी और 2 अमाइनो जो है कि प्यूरिन्स प्रेजेंट था। तो ये स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4। H3PO4 का मतलब P सेंटर में है, उसके बाद इसके चारों साइड क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अब क्या है, 3 के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास हाइड्रोजन, और लास्ट वाले के पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला या फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे ATP। ATP को कभी आपने ध्यान से पढ़ा है, एडिनोसिन क्या है, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं ये हम तब सीखेंगे जब हम एक DNA बनाएंगे, जब हम लोग एक DNA बनाएंगे। एडिनोसिन का मतलब क्या समझते हैं पता है, एडिनोसिन का मतलब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने तीनों स्ट्रक्चर बना लिया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये बुक का पेज है, शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली ना दिखे, बट आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे नेमिंग किस चीज़ की है आपके पास, न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की। यहाँ पे है आपके पास प्यूरिन और यहाँ पे है आपके पास पिरिमिडिन। यहाँ पे है प्यूरिन और यहाँ पे है पिरिमिडिन। प्यूरिन में आपको क्या है कि एडेनिन है आपके पास, दूसरा क्या है आपके पास, ग्वानिन है। पिरिमिडिन में आपके पास है क्या है, सिस्टीन, और यह है यूरेसिल या फिर थाइमिन। यूरेसिल इन केस ऑफ RNA और थाइमिन इन केस ऑफ DNA। अब अगर इसी को हम लोग न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब हम लोग प्यूरिन को न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन DNA, तो DNA में जो शुगर है वो क्या है, राइबोज शुगर है, और जो RNA है उसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो होगा इतना बस कि जो DNA होगा, जैसे कि हमने DNA में कहा राइबोज शुगर और RNA में कहा राइबोज शुगर और DNA में कहा डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो जैसे वहां पे डीऑक्सी ऐड कर लिया था, वैसे जब हम न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो यहाँ पे भी हर वर्ड के आगे हम लोग डीऑक्सी ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे DNA है तो RNA है तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, सिस्टीडीन और यूरिडीन। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, सिस्टीडीन और यूरिडीन। जहाँ पे जो आपके पास पिरिमिडीन है वहाँ पे डीन यूज होगा, और यहाँ पे
जो प्यूरिन्स है यहाँ पे ईन से ऐड होगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए पिरिमिडीन्स डीन्स है, तो वहाँ पे हम लोग सिस्टीडीन करेंगे और जो है यूरेडीन करेंगे। और वहीं पे जो हमारे पास प्यूरिन्स है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिनोसिन और ग्वानोसिन। एडिनोसिन ग्वानोसिन क्या है, ये प्यूरिन्स है। तो उसी तरीके से अगर हम डीएनए की बात करें तो डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी ग्वानोसिन। अगर हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पे राइबोस शुगर है, तो वहाँ पे हम लोग एडिनोसिन यूज करेंगे। और वहीं पे अगर डीएनए है तो डिऑक्सी एडिनोसिन करेंगे। अगर आरएनए है तो ग्वानोसिन कहेंगे, अगर जो है आरएनए है तो डिऑक्सी ग्वानोसिन कहेंगे। उसी तरीके से अगर हम पिरिमिडीन्स की बात करें तो हमने पिरिमिडीन्स में अगर सिस्टीन है तो कहेंगे डिऑक्सी सिस्टीडीन, और अगर आरएनए मतलब कि अगर हमारे पास जो है थाइमीन है तो कहेंगे डिऑक्सी थाइमिडीन। यहाँ पे पिरिमिडीन में आपको डीन्स वर्ड यूज करना है और प्यूरिन्स में आपको ईन्स वर्ड यूज करना है। इतनी बात समझ में आई। आगे दिया है न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए और न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। अगर हम आरएनए में बात करें तो एडिनाइलेट, गुआनाइलेट, सिस्टीडाइलेट्स और यूरिडाइलेट, मतलब कि जो जो चीजें हैं एडिनिडाइलेट, गुआनिडाइलेट, सिस्टीडाइलेट और यूरिडाइलेट्स। और वहीं पे अगर हम डीएनए की बात करें तो डिऑक्सी एडिनाइलेट, डिऑक्सी गुआनाइलेट्स, डिऑक्सी सिस्टीडाइलेट्स और डिऑक्सी जो है थाइमिडाइलेट्स। मतलब जहाँ पे एडिनाइडाइलेट है तो वहाँ पे हमने डिऑक्सी ऐड कर दिया इन केस ऑफ डीएनए, बाकी कुछ नहीं करना है। न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है तो इसे हम लोग कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर ग्वानिन है तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर मतलब कि सिस्टीन के साथ है सो सिस्टीडीन मोनोफॉस्फेट। अगर वहीं पे हमारे पास यूरेडीन है या फिर थाइमिडीन है तो वहाँ पे यूरेडीन और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। वहीं पे इसी तरीके से जब हमारे पास डाई रहेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। एडिनोसिन जो है सॉरी गोनोसिन डाइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिस्टीडीन डाइफॉस्फेट, सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट और थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से हम नेम देते रहें अगर हमारे पास चीज़ें किस फॉर्म में प्रेजेंट है। एक बार मैं आपको बताती हूँ अपने जो है कि अपने बोर्ड पे आके। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन चीज़ें सारी समझ में आएंगी, क्योंकि अगर आपने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमाइनो ये सब का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझा ना तो बाद में उनके जो फीचर्स होते हैं, उनके जो केमिकल फिजिकल क्वालिटीज़ होती है वो आपको नहीं समझ में आएंगी। यहाँ पे हम बस शॉर्ट में मान लो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक का समझते चलेंगे। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाइट्रोजिनस मतलब न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोसाइड क्या है हमारे पास, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड इन केस ऑफ आरएनए बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, वो है राइबोस शुगर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिनोसिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एडिनोसिन, गुआनोसिन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टीडीन, सिस्टीडीन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे थाइमिडीन, यूरिडीन। मतलब कि आपको लास्ट में अगर आपने पिरिमिडीन वाला नंबर लिया है तो आपको डीन वर्ड यूज करना है, अगर आपने मतलब कि प्यूरिन लिया है तो आपको सीन वर्ड यूज करना है। उसी के साथ अगर यहीं पे ये डीएनए के आरएनए के स्थान पे डीएनए होता तो इसके स्थान पे हम लोग आगे क्या यूज कर लेते, डिऑक्सी वर्ड यूज कर लेते, डिऑक्सी 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 डिऑक्सी। तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड करते हैं तो एडिनाइलेट वर्ड यूज करते हैं, एडिनाइलेट, गुआनाइलेट, सिस्टीडाइनिलेट और जो है कि थाइमिडाइलेट्स और जो है यूरिडाइलेट्स। अगर वहीं पे हम आरएनए की बात करते हैं तो डिऑक्सी एडिनाइलेट जो है कि डिऑक्सी गुआनाइलेट, डिऑक्सी सिस्टीडाइनिलेट, डिऑक्सी थाइमिडाइलेट्स। इस तरीके से लेट वर्ड यूज करते हैं। अगर आरएनए हुआ तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड बोलेंगे, अगर उसमें जो है कि डीएनए होगा तो आगे डिऑक्सी वर्ड यूज कर लेंगे। अब आता है आपके पास एक और चीज जहां पे हम लोग लिखते हैं एएमपी, एटीपी, एडीपी। हम लोग लिखते हैं ना कि हमारे पास क्या होता है, एएमपी होता है, एडीपी होता है और एटीपी होता है। एएमपी, एडीपी और एडीपी। एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी को कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी को कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब कि जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में एक सिंगल फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, सिंगल फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो इसे हम लोग कहते हैं
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब सिंगल फॉस्फेट। तो जब हमारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में सिंगल फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर वहीं पे हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोसाइड के साथ हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप। और यही फॉस्फेट जो ग्रुप है ये ऊर्जा की करेंसी जिसे हम लोग कहते हैं उसके फॉर्म में यूज होते हैं। कहते हैं ना एटीपी, एटीपी की जगह पे सीटीपी, जीटीपी और जो है टीटीपी, ये सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन मोस्ट जो स्टेबल होता है वो एटीपी होता है, इसलिए इसे ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। तो ये क्या है, हमने नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर ऐड किया। पेंटोज शुगर के साथ जब एक फॉस्फोरिक ग्रुप ऐड होगा तो इसे हम लोग कहेंगे एडेनिन मोनोफॉस्फेट, अगर वो हमारा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो। अगर हमारा नाइट्रोजनस बेस गुआनिन था तो वो गुआनोसिन मतलब कि ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट होगा। अगर वहीं पे वो सिस्टीडीन है तो सिस्टीडीन मोनोफॉस्फेट होगा। तो ये बदलता रहता है, ये एएमपी भी हो सकता है, जीएमपी भी हो सकता है, सीएमपी भी हो सकता है और टीएमपी भी हो सकता है। तो जैसा आपने नाइट्रोजनस बेस यूज किया है उस हिसाब से आपका ये ऊर्जा की करेंसी बनेगी। मोस्ट स्टेबल एटीपी होता है इसलिए इसको यूज करते हैं। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में सारी चीजें जो कि What happened? Just wait for a minute. पीपीटी थोड़ा सा बैक हो गया है, मैं इसको फिर से ऑन करके फिर आपको बताती हूँ चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। किसे हम लोग एडीपी कहते थे, किसे हमने एटीपी कहा, किसे हमने एमपी कहा। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको आज की क्लास से समझ में आएंगी। अब जब आपने डीएनए के बेसिक कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है ये समझ लिया, अब आपको समझने में आसान होगा कि डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ही हम लोग हिस्ट्री हो गया या फिर डिस्कवरी हो गया कि कैसे कैसे हमने डिस्कवर किया है चीज़ों को, वो सब समझेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में ये चीज़ें पहले दी हैं, लेकिन अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए की रूपरेखा के बारे में पता होना चाहिए। शादी फिक्स होती है तो पहले फोटो मांगी जाती है, पहले लड़की को लाके दिखाया जाता है, पहले जो है कि एंगेजमेंट वगैरह थोड़ी नहीं करते, पहले जाके देखा जाता है कि सामने से वो चीज़ें कैसी है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है या स्ट्रक्चरल अपीयरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें थी बताया। अब जब हम लोग वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से बॉन्ड से एक पेंटोज शुगर जो है एक नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको इसी तरीके से अपने कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना है तो ज्वाइन आवर बैच, अथर्व बैच। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 73, हेल्पलाइन नंबर क्या है 737660 और 8660 पे आपको मिल जाएगी। ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप बिना, अगर आपको बैच नहीं भी खरीदना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।